इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप लोग अपने आसपास वाले लोगों से बात कर पाए जो जिनके एक्सपीरियंस, क्योंकि हम भी 11th-12th में थे, लेकिन हमारे वक्त के एक्सपीरियंसेस और आज के एक्सपीरियंसेस में काफ़ी सारा चेंज है। आई थिंक यू ऑल विल एग्री, राइट? यस। अभी आपके माँ बाप अगर बोलते होंगे कि हमारे वक्त पे तो आप ऐसे बोलते होंगे राइट ना, हमारे वक्त पे बहुत चेंज हो गया करके। बट या आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई थिंक आप लोगों में से किसी को भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं रहना है, समझते हो ना? Yes. राइट, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टॉक विद पीपल who have successfully cleared this kind of examinations, and more than that they have successfully taken the efforts और खुद को धीरे धीरे उन्होंने डेवलप करके ढाला है, राइट? सो मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा बीच में नहीं रहना चाहिए, तो अगेन लेट्स वेलकम राज हियर विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड आई एम श्योर कि आप लोग यानी पूरा जो अपना ध्यान है अपने कामों की तरफ रखकर पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उनको सुनेंगे, और जब इंटरेक्शन की बारी आएंगी तो इंटरेक्शन करेंगे, राइट? ओके, तो ओके कैरी ऑन। और सबसे पहले आप सबको गुड आफ्टरनून। तो सर ने मेरा इंट्रो तो दिया ही होगा, क्योंकि मैं अपना इंट्रो में आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम राज वसंत कौर, मैं गढ़चोल डिस्ट्रिक्ट तालुका चामोशी राजनगट्टा गांव से, छोटे से गांव से पला बड़ा हूँ। मैं जब मेरा प्राइमरी एजुकेशन है, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक मेरा गांव में एजुकेशन हुआ है। उसके बाद मैं मेरे गांव के नज़दीक आमगांव महान करके एक छोटा सा गांव है, उसमें मेरा 5वीं से लेकर 10वीं तक सेमी इंग्लिश मीडियम में मेरा एजुकेशन हुआ। तो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मैंने 10वीं के बोर्ड में 92.80% मैंने लाए, और मैं अपने चामोशी तालुके का 2nd टॉपर, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ इंजीनियरिंग का भूत सवार हो गया, समझते हैं ना, आप लोग को भी हुआ होगा। तो उसके लिए मैं अब देखा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है करके। मैं इस इलाके में रहता तो वहाँ पे कोई ऐसी कॉलेज नहीं है जो मुझे इंजीनियरिंग के लिए लायक बना सके। तो मैंने दिशा एजू पॉइंट को ज्वाइन किया। तो जब मैं 11th में आया, उसके बाद 11th-12th मेरा यहाँ पे हुआ, और 12th में मैंने बोर्ड में 93.38% मिला, और अपने वरोरा तालुके में मैं 2nd टॉपर। उसके बाद JEE थी, और JEE के बेसिस पे मुझे आज NIT में सीट मिल गई। तो जब मेरे 10th में इतने परसेंट 92% आए, 12th में 93% आए, और आज मैं NIT में हूँ। मतलब ये बात जो मैं बता रहा ना, इसके पीछे का ये लॉजिक नहीं है कि मैं कितना होशियार हूँ करके। इसके पीछे मैं ये बताना चाहता कि मैंने कितनी मेहनत की, ठीक है ना। तो आप लोग बताओ कौन कौन किसान, मतलब किसके पिताजी किसान है? मतलब ज़्यादातर लोग पिताजी किसान है। आप लोगों को पता होगा आपके पिताजी खेत में कितनी मेहनत करते हैं, पता है ना। तो वो लोग आपको मतलब इतनी मेहनत करके आप लोगों को 1.5 लाख 2 लाख फीस भर के 2 साल की यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उनकी मेहनत की कुछ कदर करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने किया, इसलिए मैं आज NIT में। आप लोगों को भी उनकी जो मेहनत है उसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। तो आज हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कुछ मतलब अपना ये रहता ना, तो समरी लिखनी पड़ती है। आज मैंने भी एक समरी लिखी। आज चलो, तो आज हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है अपना कॉलेज। पहला टॉपिक है अपना कॉलेज, जिसके लिए करनी पड़ती है पढ़ाई, स्टडी, जिसके लिए चाहिए मोटिवेशन।
और आखिरी में मैं कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉलेज, आज यहाँ पे हर किसी को बात करने के लिए परमिशन नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे आके बात कर सकते क्या? नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को यहाँ पे बात करने की परमिशन है। किन लोगों को परमिशन है? जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया। जैसे आज मुझे एनआईटी मिली है, इसलिए मुझे यहाँ पे बात करने की परमिशन है। तो सबसे पहला कॉलेज, ठीक है। जिसको आईआईटी, एनआईटी किस किस को पता है? आईआईटी, एनआईटी, एम्स। चलो आप 11th में हो तो भी आप लोगों को पता है। मैं जब 11th में आया था ना तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, किसी ने तो भी बता दिया था आईआईटी ये कुछ होता है करके। चलो ठीक है, मुझे आईआईटी में जाना है। किसी एक ने बता दिया ट्रिपल आईटी होता है। अब मैं कैसे सोचता था आईआईटी मतलब आईआईटी, ठीक है, ट्रिपल आईटी मतलब एक आई ज्यादा हो गया, तो मतलब ट्रिपल आईटी सबसे अच्छा, ऐसे मैं सोचता था। क्यों? क्योंकि एक आई ज्यादा है, ठीक है। ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि आईआईटी इज द बेस्ट। तो जेई वालों के लिए आईआईटी, एनआईटी, और नीट वालों के लिए एम्स, ये कॉलेजेस है। तो चलो ये कॉलेजेस क्यों चाहिए हमें? तो सबसे पहली बात, इस कॉलेजेस में पढ़ने के बाद हमें मिलेगी अच्छी जॉब एंड सैलरी। हम क्यों पढ़ाई करते हैं? अच्छी जॉब पाने के लिए ना करते हैं। अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, रिच बनेंगे ना। तो कॉलेजेस, अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है, अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरी बात है फ्रेंड्स। इन कॉलेजेस में मिलता है फ्रेंड सर्कल। अब मैं एनआईटी में हूँ, तो मैं एनआईटी में हूँ तो यहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ का कल्चर, अब मैं भले ही महाराष्ट्र से वहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे पूरा बिहार के दोस्त मिलते हैं, मुझे यूपी के दोस्त मिलते हैं, मुझे दिल्ली के दोस्त मिलते हैं, सब जगह के मुझे दोस्त मिलते हैं। तो ये होता है कॉलेज का बेनिफिट, अच्छा फ्रेंड सर्कल, ठीक है। उसके बाद है वहाँ का कल्चर एंड एनवायरमेंट। अब आप लोगों को ये कॉलेजेस आपके घर के नजदीक नहीं मिलेगा। आईआईटी, एनआईटी देखा किसी का घर के नजदीक नहीं है ना, आपको जाना पड़ेगा अदर स्टेट, जाना पड़ेगा अदर स्टेट में मिलेगा अदर कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का खाना पीना, वहाँ के लोगों का रहना, वहाँ की मतलब कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सोचो एक साधारण से कॉलेज में हो, गवर्नमेंट या चंद्रपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे कौन सी संस्कृति तुम्हें मिलेगी, मतलब कौन सा कल्चर मिलेगा आप लोगों को? कॉमन बात है ना, जो हमारे घर में है वही पे मिलेगा सब कुछ, ठीक है। अगर आप वही आईआईटी, एनआईटी में हो, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, मिलेगा नया नया कल्चर मिलेगा, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज मिलेगी, लैंग्वेज सीखने के लिए मिलेगी। आज मैं साउथ इंडिया मतलब आंध्र प्रदेश में हूँ तो मुझे तेलुगु सीखने के लिए मिल रही है। तेलुगु के ऐसे कुछ भी वर्ड है जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं है क्या क्या है, लेकिन फिर भी हमें ये सीखने के लिए मिल रहा है। तो कॉलेज से हमें मिलता है कल्चर। उसके बाद है क्लब्स। कॉलेजेस में रहते हैं क्लब्स क्या होता है? जैसे कि ये रोबोटिक्स क्लब। अब रोबोटिक्स क्लब हो गया, इसमें क्या मिलेगा आप लोगों को? कुछ रोबोट्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ये ISL करके रहता है, मतलब इनोवेशन करके कुछ उसी तरह से AI क्लब रहता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब रहता है। किसी कॉलेज में यूपीएससी वालों के लिए यूपीएससी करके एक क्लब रहता है। तो ऐसे क्लब से क्या होता है, आप लोगों की स्किल डेवलप होती है। आप लोगों की जो कॉलेज लाइफ है वो सिर्फ एकेडमिक पे डिपेंड नहीं करती है, वो क्लब पे डिपेंड करती है। या क्लब से आप लोगों को इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, उसका यूज करके आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, मतलब आपकी स्किल डेवलप होगी उस क्लब से। उसके बाद है प्रोफेसर।
इन कॉलेजेस में IIT NIT एम्स में आप लोगों को मिलेंगे प्रोफेसर, जिनका मतलब प्रोफेसर वो भी कहाँ से, IISc बैंगलोर, IIT टॉप इंस्टीट्यूट से वो भी पढ़े हुए रहते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस आप लोगों को आपकी मतलब आपकी एकेडमिक लाइफ में काम आ सकता है उन लोगों का एक्सपीरियंस। तो जैसे कि मेरा इंसिडेंट क्या हुआ था, मैं जब NIT में गया था तो हमें कैसे बायो पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। तो क्या हुआ, वैसे भी मैंने मेरा 10th में बायो था, लेकिन उसके बाद 11th 12th में नहीं था बायो, तो बायो का मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मैं गया उधर, तो वहां पे हमारे टीचर थे IISc बैंगलोर से थे, IISc बैंगलोर से टीचर थे। तो उनकी टीचिंग स्टाइल इतनी जबरदस्त थी, मतलब उनका रिसर्च में इतना ये था ना, तो उनकी टीचिंग स्टाइल एकदम जबरदस्त। तो उन्होंने इतना अच्छी तरह से पढ़ाया कि मुझे बायो में पूरा इंटरेस्ट आ गया। मैं बाकी सब्जेक्ट कम पढ़ता था, बायो ज्यादा पढ़ता था। पहली टेस्ट हुई 10 में से 9 मार्क बायो में। जो जिस बंदे ने 11th 12th में बायो नहीं पढ़ा था, उस बंदे को 10 में से 9 मार्क आते पहली टेस्ट में। सोचो, मतलब एक प्रोफेसर का अपने जिंदगी में कितना ये वैल्यू होती है, समझ रहे? उसके बाद रिसर्च, अगर इन कॉलेजेस में पढ़े तो आपको रिसर्च में आप लोग रिसर्च में जा सकते हैं। क्यों रिसर्च में जा सकते हैं? प्रोफेसर आपको इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे कि आप रिसर्च में जा सकते हैं। उसी के साथ साथ उनका सपोर्ट, उनके सपोर्ट से आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। तो ये हो गए कॉलेजेस, मतलब इन कॉलेजेस की वैल्यू कितनी अपनी लाइफ में। देखो ना, साधारण से कॉलेज में पढ़े तो आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को। अगर उसी जगह पे आप IIT NIT एम्स से पढ़ो तो आपको सब लोग जान जाएंगे, जैसे कि आप लोग मुझे जान रहे हैं ना। अब मेरे बैच में से किन मतलब ऐसे कितने बच्चे जिनका नाम आप लोगों को पता है? कोई नहीं होगा, सिर्फ गिने चुने 2-4 लोगों का नाम पता होगा। क्यों नहीं पता है उन लोगों का नाम? क्योंकि वो उतने अच्छे कॉलेज में नहीं है, इसलिए आप लोगों को उनका नाम पता नहीं। सही है ना? हाँ, प्राची मेश्राम का नाम देखा है आपने? बोर्ड पे देखा है? कहाँ पे? IIT में ना। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छे कॉलेज में है, सबको उसका नाम पता है। तो ये होता है कॉलेज का, मतलब अच्छा कॉलेज रहा तो ये सब बातें मिल जाएगी। उसी तरह जो बातें आप 11th 12th में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मतलब देखो यहाँ पे एक कॉलेज है ANC वगैरह कॉलेज है, ANC है, बाकी उधर कॉलेज है, तो आगे बच्चे पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं करते। क्या करते हैं? इंजॉय करते इंजॉय 2 साल इंजॉय करते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होता है उनका? कुछ नहीं, ऐसे ही इंजॉय करते रहते हैं। करते ना? आप लोग 2 साल यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मतलब मूवी देखने का कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बाकी फेस्टिवल एंजॉय करने का कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना। आप लोग को छुट्टियां मिलती है क्या फेस्टिवल में? नहीं मिलती दिशा पॉइंट में। तो ये सब बातें आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो तभी हम इस कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो इन बंदों का बाकी कॉलेजेस के बंदों का कुछ लाइफ नहीं, लेकिन आपकी लाइफ ब्राइट है, ये सोच के चलो। लेकिन कब ब्राइट है? जब आप मेहनत करोगे तभी ब्राइट है। तो ये हो गया कॉलेज का। तो कॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा? करनी पड़ेगी ना, तभी तो कॉलेज मिलेगा। हाँ। तो चलो स्टडी अब कैसे करेंगे? स्टडी जो सबको क्या एंजॉय कराती है, बोर लगती है? हाँ, बोर ही लगती है ना। तो स्टडी में पहला पॉइंट है एंजॉय। स्टडी को करो एंजॉय। अब एंजॉय कैसे करना है? स्टडी को कैसे करना है एंजॉय? क्या करना है? चलो अब स्टडी को एंजॉय कैसे करते हैं? देखो, अब ये जैसे फैन गिर रहा है, यहाँ फैन घूम रहा है ना, क्यों घूम रहा है? ये क्यों घूम रहा है? क्या? इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। पढ़ा है ना तुमने 10th में? नहीं पढ़ा क्या? हाँ, तो ऐसे एंजॉय करो स्टडी को। ये इलेक्ट्रिसिटी घूम रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों घूम रही है? चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज
चार्ज के फ्लो से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए तो यहाँ पे फैन घूम रहा है। तो ऐसी करनी चाहिए पढ़ाई, ऐसा करना चाहिए इसको एंजॉय। तो ये बोरिंग लगेगा क्या आप लोग? अब अगर आप लोग करंट को छोड़ो, आप अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का? यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। अब यूनिट क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, क्या? फिजिकल क्वांटिटी। चल छोड़ो, मैं बताता हूँ यूनिट क्या होता है। हम सोचो अगर यूनिट नहीं होता तो आप एक दुकान में गए केले लेने के लिए, तो आप बताओगे, जो शॉपकीपर रहेगा उसको क्या बताओगे कि 10 केले दे दो। जब यूनिट नहीं रहेगा तब, अगर यूनिट नहीं होता तो क्या बोलते, 10 केले दे दो। शक्कर लेने जाओगे, अब क्या बोलोगे, 10 शक्कर दे दो। मतलब गिन के लोगे क्या आप लोग? नहीं ना, क्या बोलेंगे, ऐसे इतनी शक्कर दे दो, ऐसे बोलोगे। तो यहाँ पे आता है यूनिट। शक्कर कैसे लेंगे हम, 1 किलो 2 किलो, तो ये हो गया इसका यूनिट। अब किसी ने सोचा क्या आप लोगों में से कि हम यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं करके? यहाँ पे इसका वैल्यू है ना इसकी, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट। तो इसको रिलेट करो, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको रिलेट करो। इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, इसका यहाँ का कंसेप्ट कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इसको समझो। इस तरह हम इंजॉय कर सकते हैं स्टडी को, समझा? तो और दूसरी बात, कभी भी रट्टा नहीं मारना, कभी भी रट्टा नहीं मारना, नो रट्टा। समझना है, हर चीज को समझना है। अगर नहीं समझना है फिर भी समझना है, लेकिन समझना है। टीचर लोगों के पास जाओ, टीचर लोगों का दिमाग खाओ ना। टीचर लोग क्या सर्व फ्री रहते हैं, हर बात बताने के लिए फ्री रहते हैं। तो रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। उसके बाद आता है रीड एंड थिंक। पहले पढ़ो, उसके बाद सोचो। सर ने बताया होगा, सर पढ़ाई वगैरह कैसे करते थे, पहले पढ़ते थे उसके बाद रिवाइज करते थे, पता है ना? उसी तरह पढ़ाई करो। एक चैप्टर हो गया, आज समझो तुमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया, ठीक है। आज क्लास में सब समझो तुम मॉर्निंग से आज 2 क्लास हो गए। अब तुम्हारा हो गया लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में क्या करोगे, फ्रेंड के साथ डिस्कशन। कौन सा डिस्कशन करते हो आप लोग, कौन सा डिस्कशन करते हो? आज कहाँ जाएंगे घूमने, करते हो ना? इस डिस्कशन की जगह तुम क्या करो, 2 क्लास हो गए मॉर्निंग से, तो सोचो उस पे। आज निपाणी सर फिजिक्स का क्लास लिए तो क्या लिए उसमें, हाँ यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर सर ने स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ पे कौन सा टॉपिक लिया, चलो ये कुछ ये करके टॉपिक है, उस पे सोचो, ये टॉपिक का नाम याद आ जाएगा तुम लोगों को। उसके बाद वहाँ पे क्या कंसेप्ट पढ़ा है वो सोचो, सोचा? उसके बाद उस कंसेप्ट को हम लाइफ में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में सोचो। तो ऐसे सोचने से आपका माइंड डेवलप होगा और आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा कि हम क्या घिसा पिटा वही यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे, ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को। आप लोगों को एंजॉय आएगा उस, मतलब हम क्यों पढ़ रही है, क्यों पढ़ रहे उस चैप्टर को, ये तुम्हें समझेगा। आप लोगों का जो माइंड है ना, उसको ही बेवकूफ बना दो। हाँ, उसको क्या चाहिए पता है आप लोगों को, उसको चाहिए एंजॉय। सोचो आप लोग, अगर आप लोग रील्स देखते हो, नहीं देखते? अच्छा, मैं भी नहीं देखता। तो रील्स हम देखो, तो रील्स छोड़ो, दूसरा कोई वीडियो हो गया, तो वीडियो देखते हुए कभी बोर लगता है क्या? नहीं लगता है। आपके माइंड को नहीं, क्या मजा आता है, मजा आता है उसके, मतलब अच्छा लगता है उसका जो कुछ बायो में है, हाँ वही, वो ज्यादा रिलीज होता है, ऐसे बोलते हैं, सही है ना? तो जिस बात में ज्यादा इंजॉय मिलता है माइंड को, वो क्या रिलीज करता है, वही रिलीज करता है। तो हाँ, अब जब आप मोबाइल देखते हो तो वो ज्यादा रिलीज होता है। उसके बाद स्टडी करने के लिए बैठो, मतलब मन लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो रिलीज ही नहीं हो रहा है ना? तो स्टडी को एंजॉय करो। स्टडी को जिस दिन एंजॉय करने लगोगे, आपका माइंड जब स्टडी करने बैठोगे तब वो रिलीज करेगा, आपको और मजा आएगा, और मजा आएगा। आपके मतलब आप इतना पढ़ाई करोगे ना, कभी बोरिंग सा नहीं लगेगा आप लोगों को। तो स्टडी को एंजॉय करो। और वही
रट्टा नहीं मारना है, पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है। तीसरी बात, स्ट्रेस। कम मार्क आ गए तो स्ट्रेस आता है, आता है? क्यों? क्योंकि मार्क्स कम आ गए यार। तो क्या हम स्ट्रेस मशीन है क्या? मतलब कम मार्क आ गए तो भी स्ट्रेस, कुछ गलत शब्द हो गया तो भी स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस मशीन है हम? नहीं है ना। तो स्ट्रेस लेना ही क्यों है? मार्क्स के बारे में सोचना ही क्यों है? सोचना ही क्यों है मार्क्स के बारे में? पढ़ाई करो ना, उस कंसेप्ट को समझो, स्टडी में इंटरेस्ट लो। क्या स्ट्रेस ही नहीं आएगा जब आप लोग रीड एंड थिंक करोगे, मतलब सोचोगे ना उसके ऊपर, एंजॉय करोगे, तब आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तब उस टाइम पे आप मार्क्स के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ स्टडी के बारे में सोचोगे, स्टडी को एंजॉय करोगे। तो जब मैं 11th में आया था ना, 10th में हाँ ठीक है तालुका का सेकंड टॉपर था, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग गया। जब 11th में आया, 200 बच्चों की बैच थी हमारी, हाँ, तो उसमें पहली टेस्ट हो गई, मेरी रैंक आई शायद 150 के करीब आई होगी। 200 बच्चों में से 150 करीब, मेरा स्कोर शायद 20-30 के करीब था स्टार्टिंग, मतलब पहला जब पेपर था। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था जेई क्या होती है, नीट क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा स्कोर एकदम कम आ गया। छोड़ो, अब कैसे, मुझे क्या लगता था अब अपने से भी टैलेंटेड बंदे करके छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट पेपर हुआ। नेक्स्ट पेपर में, पहले पेपर में 30 आया होगा, तो उसके थोड़ा सा ज्यादा आया स्कोर। उसके बाद ऐसे ही करते करते मैं स्कोर बढ़ाते चला गया, मतलब 0 से मैं क्या, जीरो से हीरो पे गया। कैसे गया? मार्क्स के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था, सिर्फ एंजॉय करता था पढ़ाई को, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ पे गया। और उस टाइम में क्या होता था, जैसे पेपर होते थे, मतलब बच्चों का स्कोर 200, 250 और मेरा स्कोर 20-30 ऐसे आता था। तो वो लोग तो ठीक था, मतलब उनकी अच्छे से पढ़ाई चल रही थी। हमारे यहाँ पे फुटबॉल मैच होती है ना, जिनका स्कोर अच्छा आ गया उनको फुटबॉल मैच में लेते थे। तो मेरा स्कोर अच्छा आता ही नहीं था कभी भी, तो 20-30 ऐसे करके बढ़ाते चला गया मैं। तो स्टार्टिंग में फुटबॉल मैच हो गई, अब सिलेक्टेड बंदे फुटबॉल मैच में, लेकिन हम तो फुटबॉल में थे ही नहीं। तो फिर मैं क्या करता था, फिर मुझे पता चला कि फुटबॉल में अच्छी प्रैक्टिस होती थी करके, तो मैं फुटबॉल में चला जाता था ऐसी, मतलब सर को पता ही नहीं था, मैं पीछे में जाके बैठ जाता था। सर प्रैक्टिस लेते थे क्वेश्चन वगैरह, तो मैं प्रैक्टिस कर लेता था। जिस दिन सर ने रिजल्ट पूछ लिया बच्चों का सबसे, तो सर की नजर में आ जाता था ना, मेरे मार्क भी कम आ रहे, फिर भी ये कैसे फुटबॉल में, उस दिन मैं निकल जाता था। ठीक है, 2-3 दिन ऐसे ही चलता था, फिर से आके फुटबॉल में बैठ जाता था। जिस दिन पूछ लिया फिर से निकल जाता था, मतलब फुटबॉल में था नहीं, लेकिन फिर भी मेरी मतलब वहां पे जाके बैठता था। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करनी थी मुझे भी, ऐसा था। मतलब इम्प्रूवमेंट करते चलो। जिस दिन आप खुद पे काम करोगे ना, कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, ना ही तुम्हारा कंपटीशन इसके साथ है, मतलब किसी के साथ नहीं, ना ही वो जो AIR 1 आएगा ना उसके साथ भी आपका कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है तो खुद के साथ है। खुद को इम्प्रूव करते चलो, कल से बेहतर आज करो। कल क्या था, कितने घंटे कल पढ़ाई की होगी आप लोगों ने? 2 घंटे पढ़ाई की ना, ठीक है। आज कितना करेंगे? 2 से तो ज्यादा ही करेंगे। 1 मिनट भी क्यों ज्यादा ना हो, लेकिन 2 से तो ज्यादा ही करेंगे। ठान लो 2 से तो ज्यादा ही करेंगे आज। फिर उसके बाद और बढ़ाओ, ऐसे करते करते पढ़ाई इंप्रूव करते चलो। खुद को इंप्रूव करना, ठीक है। खुद को जब इंप्रूव करोगे तो स्ट्रेस लेवल नहीं आएगा। ये हो गया एंजॉय, मतलब स्टडी में एंजॉय हो गया। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट, सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे करनी। फिजिक्स को कैसे पढ़ना है? जेई नीट के लिए ना, अब प्रिपेयर तो हम जेई नीट के लिए कर रहे हैं, तो इसको कैसे प्रिपेयर करें? अब फिजिक्स में देखो, तुम्हारे जो मटेरियल है अपने क्लास का, मतलब जो डिपेंडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं क्लास में, जो थ्योरी पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद भी हम कुछ रीड कर सकते हैं जो कॉलेज में मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस पर क्वेश्चंस, अब क्या होता है, हम डायरेक्ट जाते हैं SC वर्मा। किस किस को पता है SC वर्मा? मतलब सबको पता है।
डायरेक्ट जाते एससी वर्मा पे, लेकिन एससी वर्मा के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, आपको ऐसे फेंक देंगे। हाँ, तो मैंने आज तक एससी वर्मा ज्यादा नहीं पढ़ी, सिर्फ गिने चुने एक दो चैप्टर पढ़े होंगे एससी वर्मा से, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। तो आप लोगों की यही गलती होती है, डायरेक्ट जाते हाई लेवल पे, लेकिन बेसिक पे कौन ध्यान देगा? ठीक है, तो पहले करो बेसिक, बेसिक से जाओ, हर एक चीज को बेसिक से लेके जाओ, हर एक फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में सोचो। आप लोगों को फार्मूला पता होता है, लेकिन कहाँ पे यूज करें वही नहीं पता। सही बात है। आप अभी तो ठीक है, यूनिट डायमेंशन कोई फार्मूला नहीं है, उसके बाद और ज्यादा पढ़ोगे ना फिजिक्स, जैसे जैसे ये होते जाएंगे चैप्टर्स होते जाएंगे, तब फार्मूले की फार्मूले ऐसे आएंगे तुम्हारे, मतलब जैसे पत्थर फेंकते नहीं क्या, वैसे फार्मूले आएंगे आपके ऊपर। तो फार्मूले को याद नहीं करना है, फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं ना, वो सोचना है। फार्मूला याद रहेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ पे यूज करना, क्या करोगे एग्जाम में? सही बात है ना। अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो कहीं से भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। आज मुझे 1 साल हो गया, मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की वो फिजिक्स की, लेकिन किसी भी चैप्टर का मुझे क्वेश्चन दिया तो मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने फार्मूले पे ध्यान नहीं दिया, उसका डेरिवेशन कैसा आया उस पे ध्यान दिया, उसके कंसेप्ट क्या है उस पे ध्यान दिया। तो क्या करना है? कंसेप्ट पे ध्यान देना है। क्या करना है? कंसेप्ट पे ध्यान देना है। फार्मूले को याद नहीं करना है, फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं उस पे सोचना है। तो ये हो गया फिजिक्स पे। क्या करना है? फार्मूले को याद नहीं करना है, डिराइव करना है। सेकंड, जेई में मतलब बेसिक से जाना है, डायरेक्ट हाई लेवल पे नहीं जाना है। ठीक है, पहले बेसिक पे वर्क करना है, बेसिक से ही आगे जाओ। ये हो गया फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री में, अब केमिस्ट्री को एंजॉय कैसे करें? अब आप लोगों को पता है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है? H2+O2 ऐसे आता है। तो ये रिएक्शन, मतलब अब देखो, हम अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन ये डायरेक्ट रिएक्ट क्यों नहीं होते हैं? डायरेक्ट बारिश ही क्यों नहीं हो रही है? मतलब ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल, फिर भी बारिश नहीं हो रही है, मतलब पानी नहीं तैयार हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे चाहिए एनर्जी। सोचो, जब बादल गरजते हैं ना, तो क्या होता होगा? जब बादल एक में को गरजते, वहां पे क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी? इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। तो वहां की एनर्जी उस रिएक्शन में यूज होती होगी, H2O2, फिर वहां से वाटर कुछ तो बनता होगा। ऐसे एंजॉय करो, इसको रिलेट करो। आज तक हमने H2O का फार्मूला पता था, लेकिन ये कंसेप्ट पता था क्या? बारिश क्यों हो रही है? ये सोचा था किसी ने? नहीं ना। तो यही कंसेप्ट है। देखो ना, हाइड्रोजन वहां पे अवेलेबल होगा, ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल होगा। जब बादल एक में को टकराते हैं तो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी, और वो एनर्जी उस रिएक्शन को कैरी आउट करती होगी, तभी तो बारिश होती है ना। ये होता है केमिस्ट्री का। ऐसे केमिस्ट्री को एंजॉय करो। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना हो तो एनसीईआरटी, नीट वाले को एनसीईआरटी को ऐसे प्रणाम करके सब पढ़ लो। एनसीईआरटी नीट वाले केमिस्ट्री और बायो के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और जेई वालों के लिए तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद है मैथ। अब मैथ में कौन सा चैप्टर हुआ है आपका? सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या होता है सीक्वेंस? रियल लाइफ देखा है किसी ने? सोचा है? क्यों पढ़ा है? सोचो। अब आप लोग को एक काम दे दिया कि कुछ घरटे समझता है ना आप लोग? हाँ, वो घरटे छोड़ दो, छोटे छोटे हाउसेस है। हाँ, उसमें कुछ एक हाउस में एक डॉग है, सेकंड हाउस में 2 डॉग है, थर्ड हाउस में 3 डॉग है, ऐसे 100 हाउस 100 हाउस है। ठीक है, अब गिनो वहां पे कितने डॉग्स है? क्या हो गया यहाँ पे? सीक्वेंस हो गया ना, 1 + 2 + 3 + 4, ये होता है सीक्वेंस, रियल लाइफ सीक्वेंस। समझा? आप लोगों ने पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन रियल लाइफ कहाँ पे यूज किया? सोचो इसके बारे में। ऐसे ही तो एंजॉय करोगे ना स्टडी को। तो ये होता है मैथ को एंजॉय करना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या करना है मैथ के लिए? तो मैथ के लिए तो कॉलेज का मटेरियल यूज करो, जो कॉलेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, सोएब सर वगैरह आप लोगों को डिप्टीज वगैरह जो दे रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नहीं बन रहे, सर के पास जाओ, समझो उस कंसेप्ट को, प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, मैथ का। बायो को एंजॉय कैसे करोगे?
एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिल रही है? मैं यहाँ पे बक 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 कर रहा, कहाँ से एनर्जी मिल रही है? खाना खा रहा हूँ तभी हो ना, तभी एनर्जी मिल रही है ना। तो खाना खा रहे तो खाने के साथ क्या हो रहा है? खाने के साथ कुछ तो केमिकल लोचा हो रहा है, इसलिए वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो सोचो, ऐसे इंजॉय करो बायो को, समझा? और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से ही एज इट इज क्वेश्चन आता है। 2 बुक्स तो है रटने, मतलब समझने के लिए, रटना नहीं, समझने के लिए। 2 बुक समझने में 12th के 2 बुक है, एक ही बुक है ना, 11 की एक ही, तो ऐसे 2 ही बुक है। 2 बुक हम समझ नहीं सकते 2 साल में, क्या कैसे समझेंगे? 2 बुक समझने में ऐसा क्या जा रहा है? 2 बुक को समझना, 2 साल है अपने पास, 2 बुक को ऐसे समझो कि जो नीट की एग्जाम होगी ना, 360 में से 360 आ जाए, ऐसे समझो। हर एक चैप्टर को ऐसे पढ़ो। देखो पढ़ने की भी टेक्निक होती है, कैसे है? आज तुम्हारे एक 2 चैप्टर हो चुके होंगे, तो पहला चैप्टर हो गया, दूसरे पे जाना हो तो उसके पहले को रिवाइज कर दो। ये हो गया, पहले को रिवाइज कर दिया, दूसरा हो गया। अब जब थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करोगे तो पहला दूसरा दोनों रिवाइज कर लो, थर्ड पे जाओ। थर्ड हो गया तो पहला दूसरा तीसरा रिवाइज करो, फोर्थ पे जाओ, ऐसे करो। मतलब इससे क्या होगा? आप अभी से कितने तो भी बार रिवाइज हो जाता है ना चैप्टर, होता है ना। तो ऐसा हो गया बायो की स्टडी। क्या करना है बायो में? एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये होगी सब्जेक्ट वाइज स्टडी। अब थर्ड पॉइंट है क्लास। क्लास को ईमानदारी से करना, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है कि मैं 11th 12th 2 साल में एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली। आप लोगों को भी वही करना है। एक दिन का क्लास आपका पक्का चैप्टर बर्बाद कर देगा ना। एक अगर स्टार्टिंग का ही कंसेप्ट वीक हो गया तो चैप्टर समझेगा क्या? तो कभी भी क्लास मिस नहीं करना है। और क्लास में कैसे कंसंट्रेशन बनाना है, क्लास में ध्यान कैसे देना है? देखो हमारी जो आंखें होते हैं ना, आंखें सब बात बता देती है, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो सब बात बताएगी। तो क्या करना है, जब आप वहां पे बैठो ना, तो सर यहाँ पे क्या पढ़ा है, सर की आंखों में देखो। सर की आंखों से ध्यान नहीं निकलना चाहिए। मतलब वो साइड का कुछ भी कर दे, हमको मार भी देगा तो भी पता नहीं चलने को ना, ऐसा ध्यान हमारा सर के ऊपर रहने को। तो सर की बातों पे ध्यान दो, मतलब उनके आंखों में देखो सर क्या बताना चाह रहे हैं, उसको इमेजिन करो। हाँ चलो सर बोल रहे हैं ट्रेन इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तो इमेजिन करो, हाँ चलो एक ट्रेन है, वो कितने वेलोसिटी से जा रही है? 30 मीटर पर सेकंड। इसको इमेजिन करो, ऐसे क्लास कराना। सर की बातों को इमेजिन करो, मतलब हाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, आंखों से सर की आंखों में जाने को होता। ऐसे आप लोगों का इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन से आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। तो ये हो गया क्लास के बारे में। तो उसके बाद 4th है रिवीजन। जैसे मैंने बताया था कि बायो की स्टडी कैसे करनी, मतलब बायो के लिए ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर के लिए पहला चैप्टर पढ़ो, दूसरे पे जाने के पहले भी रिवाइज करो। ऐसे ही करते चलो। आज से अगर आप लोग करोगे ना, तो सोचो ना 11th का फर्स्ट चैप्टर आपको कितने बार रिवाइज हो जाएगा? सोचा है कभी? सोचो इसके बारे में। तो ऐसे रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद जब पेपर होता है आप लोगों के, तो हर एक क्वेश्चन का पेपर डिस्कशन करो, हर एक क्वेश्चन का। आप लोग अभी तक मैंने देखा एक टेस्ट हुई है, जेई के पेपर में 45 क्वेश्चन थे शायद। ऐसे एक टेस्ट के 45 क्वेश्चन प्लस आप लोगों को 6-7 डिग्री दिए होंगे अभी तक, दिए। तो 6-7 डिग्री के कितने क्वेश्चन हो गए? 15 अगर कंसिडर कर लिया, 15 15 से 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन वो और 45 क्वेश्चन वो, कितने हो गए? 135 क्वेश्चन प्लस आप लोगों ने एडिशनल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। मतलब लगभग आप लोगों ने अभी तक 300 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, 300 क्वेश्चन में से अभी मैं मॉर्निंग में एक पेपर देखा जेईई मेंस का। जेईई मेंस के पेपर में एक यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन था। आप लोग जो 300 क्वेश्चन सॉल्व किए ना अभी तक, उसी से एक क्वेश्चन था जेईई मेंस के पेपर में। देखो आप लोग की तैयारी शुरू हो चुकी है,
आप लोग उस लायक बन चुके हो। तो इस मतलब एक एक क्वेश्चन से अपना स्टडी का घड़ा भरते चलो, एक एक बूंद से घड़ा भरता ही अपना तुम्हारा स्टडी वाला घड़ा है। तो इसको एक दीवार पे से टांग दो, मतलब बना के नहीं क्या, तो आप अभी आपकी लेवल यहाँ पे है, इसको भरते चलो। जब 12th में जाओगे तो ऐसे भर जाएगा घड़ा। जब ये भर जाए ना तब समझ लो तुम्हारी एक एग्जाम आ गई, और एग्जाम में फोड़ना है, फोड़ना है ना। तो ये हो गया स्टडी के बारे में। क्या करना है, एंजॉय करना है, करना है एंजॉय। सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग हो गई, क्लासेस के बारे में हो गया, रिवीजन के बारे में हो गया। उसके बाद आता है मोटिवेशन। अब स्टडी करने के लिए चाहिए ना। आप क्यों इतने डिमोटिवेट दिख रहे मुझे, आवाज। अब मोटिवेशन में पहला पॉइंट आता है विल पावर। आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बैठ के टीवी देखो, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई करो। क्या सिलेक्ट करोगे? सच में मतलब कुछ इसलिए क्या? तो आप लोग टीवी सिलेक्ट करोगे ना? क्यों? क्योंकि आप लोगों को मजा आ रहा है, वो डोपामिन रिलीज करेगा, माइंड से बताया था ना, माइंड। हाँ, तो अपनी देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आप लोगों के पास इच्छा होगी ना तो ऑटोमेटिक आप लोगों को वे मिलेगा। हाँ? तो आप लोग इच्छा डेवलप करो। मतलब दो ऑप्शन थे आपके पास, एक टीवी देखना था, एक पढ़ाई करनी थी। तो आपका माइंड क्या सिलेक्ट करेगा? टीवी सिलेक्ट करेगा। लेकिन उसको रोको नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। आपकी विल पावर बढ़ाओ। विल पावर कैसे बढ़ाओगे? फिर पहला आता है विल पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे अच्छा है। अब मेडिटेशन भी करने के कुछ तरीके होते हैं। तो मेडिटेशन के बारे में बताया जाए तो ये होता है अपनी सांसों पे फोकस करना। बैठो, ध्यान लगाओ सांस कैसे चल रही है। हाँ, ये एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय है मेरे पास आई मेडिटेशन में क्या, एक मोमबत्ती लो, साइड थोड़ा सा दूर बैठो और ध्यान लगाओ। मोमबत्ती का रहता ना, वहां पे ध्यान लगाओ, देखते रहो। एक मतलब कॉन्सेंट्रेशन से उसके पास देखते रहो। उससे क्या होगा, आपकी आंखें स्ट्रांग होगी। चश्मा किसके पास है? हाँ, मुझे तो कमी नहीं है चश्मा। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मेडिटेशन करता था, आई मेडिटेशन करता था, इसलिए चश्मा नहीं है। और आई मेडिटेशन से आपका विल पावर बढ़ेगी। कौन सा मेडिटेशन हो गया? सांस वाला एक मेडिटेशन हो गया, दूसरा एक आई वाला मेडिटेशन। ये हो गया मेडिटेशन का। उसके बाद है जिद्दी बनो। जिद्दी, आप लोग जिद करते हो, मुझे पापा मुझे मोबाइल चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कभी पढ़ाई के लिए जिद्दी बने हो क्या? आज 2 घंटे पढ़ने ही है मुझे, 4 घंटे पढ़ने ही है मुझे, ऐसे जिद्दी बनो। अगर नहीं पढ़े ना, सेल्फ पनिशमेंट। आज तुमने डिसाइड कर लिया, मैंने आज मुझे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर नहीं कर पाए तो सेल्फ पनिशमेंट करो। नहीं, अगर 200 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए ना, तो मैं ये आज खाना ही नहीं खाऊंगा, आज शाम को खाना ही नहीं खाऊंगा, ऐसी सेल्फ पनिशमेंट करो। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है ना, अरे हाँ इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, इस बंदे में कुछ तो है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मुझे ये थका ही देगा। ऐसे ये रहता है सेल्फ पनिशमेंट का। फिर आपका माइंड क्या करेगा, आपका जो टारगेट है ना उसके तरफ लेके ही जाएगा। मतलब आपको टारगेट करने के लिए ही लगाएगा वो। क्यों? अगर नहीं करे तो भूखा सोना पड़ेगा ना। सेल्फ पनिशमेंट ये बेस्ट उपाय है। उसके बाद अब ये हो गया पूरा मोटिवेशन। अब एक स्टोरी में बताऊंगा आप लोग। देखो, आपके पास 2 वे, मतलब आप लोग सोचो कि आप 12th ऐसे ही निकाल दिए, ना ही कुछ पढ़ाई, ना ही कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या होगा? आप वही 200-300 वाली मतलब ये डेली का 200-300 रुपए कमाएंगे।
वो जॉब करोगे आप लोग, या फिर अच्छे कॉलेज में, मतलब पढ़ाई करके अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब, ये करोगे। मतलब दो वे आपके पास, इस बात पे जाना है या इस बात पे, डिसाइड आप लोगों को करना, ठीक है। तो आखिरी में आप लोगों को ये क्वेश्चन मार्क था ना, इसकी बारी आ गई। ये है एक अपॉर्चुनिटी, मतलब मराठी में उसी क्या बोलते, संधीची गोष्ट। आप लोग मराठी समझते हैं? मराठी में बात करो, चलेगा? तो संधीची गोष्ट अशा प्रकारची आहे, क्या बोलते इसको, हर एक बंदे के लाइफ में, प्रत्येकाच्या लाईफ मध्ये संधी येते, बरोबर? तुम्ही जागृत आहात, तुम्ही तत्पर आहात, तुम्ही जागरूक आहात, तत्पर आहात आणि तुम्ही विचार करू शकता की आपल्याला लाईफ मध्ये काहीतरी करायचं असेल तर संधी येते, तुमच्या दरवाजा नॉक करते, टक टक, ठीक आहे? तुम्ही जागरूक आहात, तत्पर आहात, तर तुम्ही दरवाजा उघडाल, संधीला आत घ्याल, तुमचे लाईफ ब्राईट, ठीक आहे? जर तुम्ही जागरूक नाही, तुम्ही तत्पर नाही, तुम्ही अभ्यासू नाही, तुम्ही प्रामाणिक नाही, तर संधी येईल, दरवाजा नॉक करेल, तुम्ही जागरूक नाही, काहीच नाही, प्रामाणिक पण नाही, तर संधी निघून जाईल, संधी पुन्हा येईल, पुन्हा नॉक करेल, पण तुम्ही जागरूक नाही, तत्पर नाही, प्रामाणिक नाही, पुन्हा निघून जाईल, अशी संधी येईल, अजून नॉक करेल, तरी पण तुम्ही दरवाजा उघडणार नाही, आणि एकदा ती संधी निघून गेली की तुमच्या आयुष्यात ती पुन्हा कधी येणार नाही, ठीक आहे? एकदा येईल, दोनदा येईल, तीनदा, पण तुम्ही जर दरवाजाच उघडत नसाल तर ती संधी कधीच वापस येणार नाही आणि तुमच्या लाईफ ची बँड वाजते, बरोबर ना? तर जागरूक राहा, तत्पर राहा, प्रामाणिक राहा, संधी येईल, दरवाजा उघडा, लाईफ राईट करून घ्या. आणि ही संधी काय आहे? आता तुमच्या 11, 12 जी नीट ही संधी आहे ना, 2 वर्षात अभ्यास करायचा आहे, त्यानंतर तर माहित आहे कॉलेजेस आपण डिस्कस केलं ना, कॉलेजमध्ये काय काय मिळते, अरे हे तर काय फ्रेंड्स, हे काय रे आपले घराजवळचे फ्रेंड्स लोक, यांच्यात काय, आपण त्यांच्यासाठी आपला टाइम वेस्ट करतो ना. तुम्हाला कित्येक असे फ्रेंड्स लोक भेटतील तुम्हाला, तुम्ही विचार पण नाही करू शकत, म्हणजे इतके टॅलेंटेड, कोणी रिसर्च मध्ये, कोणी का असे फ्रेंड्स भेटायचे तुम्हाला, ते यांच्यासाठी तुम्ही जर आता टाइम देऊन तुमचा टाइम वेस्ट करता, मग ते लोक, म्हणजे विचार करा ना, ते त्या फ्रेंड्ससाठी आपल्याला विचार करायचा आहे, त्या लोकांचा विचार करायचा आहे. सोबत हे सगळं झाला, आता सगळ्यात मोठा विषय म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन, मोबाईल कोणाकोणाकडे, बरं मागे असेलच, हात वर करू शकता. तर मोबाईलचा आजकाल डिस्ट्रॅक्शन, तर मी जेव्हा 11th मध्ये आलो होतो, तर माझ्याकडे एक मोबाईल होता, मेरे पास भी एक मोबाइल था, तो क्या होता था, तो पहले मैं मोबाइल तो लेके आया, कुछ काम है करके, नहीं क्या, कैसे बहाना रहता, कुछ काम रहता, वीडियोस देखने रहते, लेक्चर करने रहते, ऐसे रहते, तो मैं भी लेके आया, लेकिन जब लेके आया तब मुझे समझा क्या ये मोबाइल तो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जाते क्लास करने के लिए, जाते एक आधा टॉपिक समझने के लिए, लेकिन देखते कुछ बंद है, तो आप नोटिफिकेशन आ जाती है, हाँ क्या कर रहा है तू, होता है ना सबके साथ, तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन, होता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था, तो क्या किया फिर मैंने, अरे हम तो रास्ते से भटक रहे, समझते हैं ना आप लोगों को, मतलब कोई एक आधी चीज आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे तो आप लोगों को समझ जाता है कि ये चीज हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, तो मुझे भी समझे, तो मैंने छोड़ दिया मोबाइल, वहाँ पे घर पे ही छोड़ दिया, और छोटा सा लेके आया था, सब सर के पास ही बताया आपको, तो वैसे ही मेरे पास भी था, 2 साल मैंने वही मोबाइल फोन यूज किया। तो ये हो गया, आप लोगों को सोचो, आप लोग कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उस चीज के बारे में सोचो, उसको अवॉइड करो। जो चीज आप लोगों को आपके गोल वाला जो पाथ है ना, उससे आपको भटका रही है, उसको काट डालो, मतलब वो जो डोर रहती है जो आपको खींचेगी, आपके गोल की तरफ जाने नहीं देगी ना, उसको काट दो, डिस्ट्रैक्शन को काट दो, जो चीज आप लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको काट दो। तो ये हो गया डिस्ट्रैक्शन वाला। और कुछ पूछना है आप लोगों को?
हाँ मजा तो बहुत आता है। अरे कुछ नहीं, 2 साल को कुछ तो भी समझ के इसलिए झेल लो, उसके बाद इतना मजा आ जाएगा आप लोगों को, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड मस्त क्लास करते चलो, क्लास को एंजॉय करो, उसके बाद टाइम ही टाइम रहता तो कुछ घूमने चले जाओ, वहाँ पे मतलब हर चीज अवेलेबल होती है। आपको ग्राउंड मिलेगा, आपको जिम मिलेगा, आपको सब चीज मिलेगी वहाँ पे। इवन स्विमिंग पूल भी रहते हैं, पता है ना आप लोगों को, मतलब हर चीज आप लोगों को मिलेगी कॉलेज में, तो कॉलेज को एंजॉय कर सकते। और पेशेंस लेते हैं और रियली गुड। अगर मैंने रात को बोलते हुए थोड़ा बहुत सुना था, बट आई थिंक मजा आया बहुत। और सबसे इम्पोर्टेंट उसने दिल से बोला। एंड रात का जर्नी हमने देखा है, खुद का एक फोकस रख के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना जिसको बोलते हैं ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक दिन तो चमत्कार हम लोग करके दिखा देते हैं, आज 6 घंटे पढ़ाई की, बाद में साल भर की ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, राइट। तो होता यह है कि कंसिस्टेंटली मेहनत करते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ना, एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं। आप राज का जर्नी देखो तो आपको ध्यान में आएगा कि हर बार उसको वो फील हुआ है कि मुझे, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज भी मुझे मालूम है कि उसको NIT में वैसे होगा उसके साथ, बट ना मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है राज को जितना ऑब्जर्व किया आपको कि ही विल स्टिल बी रियली रियली सक्सेसफुल, क्योंकि वो सक्सेस किसी और के साथ कंपेयर करके नहीं होता। वो सिर्फ ये ध्यान में रखता है कि मुझे रोज इंप्रूव करना है, लेकिन वो रोज इंप्रूव करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोकस ध्यान में रखना है। एंड आई थिंक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई आपको, तो मैं उसको डायल्यूट नहीं करूँगा, राइट। छप गया ना दिमाग में, लेकिन वो मिट भी जाएगा पक्का। तो रात को कुछ प्रॉमिस करेंगे हम, क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, इस बैच का जब रिजल्ट लगेगा, राइट ना, तो रात को बुलाएंगे तब कौन कौन रात की तरफ से फेलिसिटेट होना चाहेगा? अच्छा रिझल्ट लाएंगे तो उनका हम करेंगे ना सर, आपण ज्यादा चांगला रिझल्ट येईल त्याचा सत्कार करणार ना, त्यावेळेस रात असला पाहिजे तर आपण याची काळजी घेऊ. कोणाकोणाची इच्छा आहे? शाबाश शाबाश. बस ओके, कुछ क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक, आई विल बी हियर हेल्पिंग यू आउट. किसी को कुछ पूछना है? मला वाटतं असं काही होईल का की सेशन संपल्यानंतर मग भेटून काही क्वेश्चन कोणाला विचारायचे असेल तेही चालेल आपल्याला. आता कोणाला आहे का एखादा एक दोन क्वेश्चन घेऊ शकतो विचारायचं बेटा? अच्छा तो चुकून आतवर गेला. ओके चालेल. सो इट वॉज रिअली रिअली ग्रेट सेशन. तर हे आहे ना खूपच खूपच मजा आली मला.